गद्दार लोग भेज दिए आपने। ये बिल्कुल भी एजेंडा नहीं है, बिल्कुल भी ये एजेंडा नहीं है, ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा। उनकी प्रॉब्लम यह है कि 700 साल के बाद इस समाज में सच बोलने और सच के साथ खड़े होने की ताकत आ गई है। यह समाज अगर जागृत हो गया, इसी स्पीड में हो गया, तो हम जहां से चले थे हमें वहीं वापस जाना पड़ेगा। तो ये सड़कों पे, ये औरंगजेब रोड, ये शाहजहां रोड, ये जितनी भी चीजें हैं जिसने आपकी हर जनरेशन को ये बताया कि अगर ये आक्रांता थे, सनातनियों के साथ रेप किया, मर्डर किया, इनकी औरतों की मीना बाजार जामा मस्जिद के बाहर 10-10 रुपए और 2-2 रुपए में बोली लगाई, तो फिर इनके नाम क्यों हैं आज? तो फिर ये भारत आजाद कैसे है? आजादी का क्या मतलब है? सड़क पे सोना, कहीं पे खड़े हो जाना, इसके लिए आपने आजादी ली थी? राष्ट्र आजादी अपनी उस सभ्यता को स्थापित करने के लिए लेते हैं, ना कि इसलिए लेते हैं कि आपको छूट मिल गई, आप सड़क पे कहीं साइकिल लगा दीजिए, कहीं खड़े होकर पेशाब करने लगिए। इसके लिए आजादी नहीं मिली थी आपको। लेकिन आप यही आजादी समझ रहे थे कि अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो हमारी सरकार आ गई, अब तो हम लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, मसाले में जहर मिलाएंगे, दूध में यूरिया मिलाएंगे। इस काम के लिए आपने ली थी कि आजादी। और फिर आप ये कहते हैं अंग्रेजों का जमाना बहुत अच्छा था। तो आप खुद ये कह रहे हैं कि हम इस लायक ही नहीं हैं कि हम एक देश चला सकें, हम एक समाज चला सकें, क्योंकि हमारे अंदर चोरी भर गई है, हम बगैर रिश्वत के काम ही नहीं करेंगे। तो आप अपने आप को गाली दे रहे हैं ना कि अगर अंग्रेजों का राज अच्छा था और सभी अगर इसमें ईमानदार हैं 90 करोड़ सनातनी, तो फिर दूध में यूरिया कौन मिला रहा है? और अगर किसी को मिलाते हुए देख रहे हैं तो उसकी गर्दन क्यों नहीं पकड़ते आप? उसको एक्सपोज क्यों नहीं करते आप? मकान बनाते में अगर नंबर 2 का सीमेंट लगा रहा है, उसे पकड़ते क्यों नहीं हैं आप? क्योंकि वो हमारा भाई है, हमारी जाति का है, हमारे इलाके का है, कोई बात नहीं। वो मार रहे थे तो बुरा था, हम अपने ही भाई को मार रहे हैं तो बुरा नहीं है। इसलिए ये अपने आप में एक चमत्कार है, और उस चमत्कार के कारण मैं आपके बीच में आता हूं कि कहीं दोबारा से जल्दबाजी मत कीजिएगा। दुनिया इसीलिए परेशान है कि 2014 के बाद आपको लगता था कि थोड़ा सा कम रह गया है। 2019 के प्रचंड बहुमत से दुनिया को लगा, तभी वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 70 सालों के बाद पहली बार भारत में भारतीय सरकार बनी है। ये मेरा आर्टिकल नहीं है, दुनिया आपको वो जानती है। उनको तब ये लगा कि यार ये तो कुछ और हो गया है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री बदल गया, कोई पार्टी आ गई, ये नहीं आया है। ये वो लोग आए हैं जिसने समाज को बदलना शुरू कर दिया है, जिन्होंने इनके पुरुषार्थ को जगाने की कोशिश की है, जिन्होंने इनको अपने इतिहास का बोध कराने की कोशिश की है। लिहाजा हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, हम गुलाम थे। गलत इतिहास इरफान हबीब का पढ़ लीजिए, रोमिल थापर का पढ़ लीजिए, तो इसमें कोई कसूर नहीं है। आप अपने बच्चों को सही बात नहीं बता पा रहे हैं। आप अपने बच्चों को अपने घर पे वो कैलेंडर नहीं लगाते जिससे बच्चों में पुरुषार्थ पैदा हो। हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह की कहानी चलते फिरते बता दें, लेकिन घर में भगत सिंह ना पैदा हो, पड़ोस में पैदा हो। क्योंकि हमारा बच्चा तो करोड़ों रुपए कमाने के लिए अमेरिका जाएगा, ये राष्ट्रवाद बचाने के लिए अपने चलाते रहेंगे, हमें क्या लेना देना है? ये स्वार्थ है, हम सबको उसमें आहुति देनी होगी। जो जहां जिस पोजीशन पर बैठा है वो करे। ये नहीं कि जैसे बहुत सारे लोग मुझे ईमेल लिखते हैं, पुष्पेन जी मैं राष्ट्र के इस काम में आपके साथ आना चाहता हूं। यहां तक तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मेरी नौकरी 15 साल रह गई है, उसके खत्म होते ही आता हूं। मैंने कहा दोबारा मत आना। यानी स्वार्थ 15 साल वो जीवित रहेंगे, फिर जब जीवन में कुछ काम नहीं होगा तो ये क्या राष्ट्र का काम करना बेकार का काम है क्या? कि जब कोई काम नहीं तब राष्ट्र का काम करो। अगर मर्द हो और राष्ट्र से सच्चा प्रेम है तो नौकरी छोड़ के काम करो ना, तब उसमें ईमानदारी होगी। टाइम पास करने के लिए राष्ट्रवाद नहीं होता। राष्ट्रवाद 24 घंटे होता है, चलने में, उठने में, बैठने में, बड़ों से बात करने में, बेटी से बात करने में, मां से बात करने में, पिता से बात करने में। हर समय राष्ट्रवाद होता है, हर चीज में राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद के नाम पर आप चोरी करें, डकैती करें, मिलावट करें, लूटें और कि हम तो राष्ट्रवादी हैं। यह मक्कारी नहीं हो सकती। यही मक्कारी थी, इसीलिए इतना महान राष्ट्र आज चौराहे चौराहे गाली खा रहा है। और इसीलिए यकायक
दुनिया की बहुत सी ताकतें आप अपने पुरुषार्थ को, आप अपने सम्मान को, इतिहास को न जान जाएं, इसलिए कभी शाहीन बाग पे कुछ लोग बैठ रहे हैं, कुछ लोग किसान आंदोलन पे बैठ रहे हैं, कुछ लोग विदेशों से पैसा लेकर के यहां नए नए तरीके के षड्यंत्र कर रहे हैं, और आपको लगता है अरे यार लोकतंत्र खतरे में है तो यार लोकतंत्र खतरे में। अगर मेरा राष्ट्र जगता है तो लोकतंत्र 100% खतरे में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र की बर्बादी से न सिर्फ ये देश बचा, न राष्ट्र बचा, न संस्कृति बची, न मंदिर बचे, और भारत की संसद में इस सनातन हिंदू समाज के खिलाफ 85 कानून बन गए, और बहुत बड़े राष्ट्र के ठेकेदार पार्लियामेंट में चुपचाप बैठे रहे। इसलिए मैं फिर वही कहूंगा कि मैं उन लोगों से मेरी शिकायत इसलिए कम है, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी। 545 ही तो एमपी होते हैं। इस 90 करोड़ में से 10 करोड़ तय करते कि यार इस बात को हम जन जन तक पहुंचा देंगे और लोगों में अवेयरनेस पैदा कर देंगे, तो आने वाले जो वोट मांगेंगे उनका गला पकड़ लेंगे। आपकी तुमने इतना खतरनाक कानून पास कैसे होने दिया? और अगर पास हो भी गया था तो हमको चिल्ला चिल्ला के सड़कों पे क्यों नहीं बताया? हम धरना प्रदर्शन उसी दिन से करते। आज 2013 में पास किया कानून, 2021 में कोई बता नहीं रहा आपको, न बताना चाहता है। किसका दोष है इसमें? कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस भी ठीक है, राजनीति के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं। अगर मुझे पता चल जाए कि इस हॉल के अंदर बम रखा हुआ है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मुझे पता चल जाए और मैं आपको न बताऊं, और आपको बाद में पता चले कि तो उनको पता था, क्यों नहीं बताया इन्होंने, तो आप क्या कहेंगे? क्या आपके मन में विचार आएगा? आप किसको दोष देंगे? आप हॉल वाले को देंगे? आप कहेंगे यार इस आदमी को पता था, ये 2 घंटे से बोल रहा था, इसको पता था बम रखा है, तब भी इसने बताया नहीं। ये नहीं हटा सकता था तो चिल्ला तो सकता था, 100 में से 10 लोग तो बच सकते थे, और उसको फिर बता ही नहीं रहा है। इसलिए मेरा गुस्सा है। 1991 में भारत की संसद के अंदर एक कानून बना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। सुना है आपने किसी ने? हाँ नाम में बताइए, सुना है? आप सोचिए, ये मेरा दुख है। इसलिए दुख है, 4 साल हो गए मुझे। मैं नहीं मानता कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि पूरी दुनिया मुझे सुनती होगी, मैं नहीं मानता। मैंने जब ये सब शुरू किया तो इस कन्विक्शन के साथ शुरू किया कि रात के 2 बजे हों, रात का 1 बज रहा हो, दोपहर के बज रहे हों, सुबह के बज रहे हों, 50 लोग हों, 500 लोग हों, मैं कभी इस बात के लिए उफ नहीं करूंगा कि यार मुझे सुनने सिर्फ 2 ही लोग आए थे, यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अगर 2 भी लोग होंगे तो बताऊंगा, और 200 लोग होंगे तो बताऊंगा, 10,000 होंगे तब भी बताऊंगा। यह चिंता मैंने नहीं की कभी, ये सोच के कि मैं बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं। आज की क्रांति जो संचार क्रांति है, उस दौर में देर से सही बात पहुंच जाएगी, और जब बात पहुंच जाएगी तो उसके नीचे से उसको लगेगा कि ये बात मैंने नहीं सुनी थी, तो उसके जरूर यहां से चक्षु खुल जाएंगे। इतना ही मेरा एक्सपेरिमेंट था। इसलिए धारा 35A को सुप्रीम कोर्ट में एक टीम ने लड़ा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास तो एक ही काम है, मैं समाज के हर वर्ग को बताऊंगा कि यह जघन्य अपराध क्या है, ये कितना बड़ा खतरा है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आज भी इस संचार क्रांति के दौर में, जो इतनी सस्ती और फ्री में है, उसमें पैसे नहीं लगते, अगर अभी भी आप नहीं बोलना चाहते, और किस स्वार्थ में नहीं बोलना चाहते, क्योंकि इसे बोलने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। 4 लोग समाज में खड़े होकर कहेंगे यार तुमने अच्छी बात बताई यार, हमें पता नहीं थी, लेकिन बोलिए तो। 2015 से बोलते बोलते 3 साल लगे। मैंने कहा बोलते रहो, कोर्ट कचहरी बहुत कुछ होता रहता है। आज भी हमारी टीम के साथी विष्णु शंकर जैन ने 4 बड़े ऐसे जघन्य अपराधों के सुप्रीम कोर्ट में पीएल डाली हुई है। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वो डिबेट होगी कोर्ट के अंदर, 5 लोग सुनेंगे, 10 लोग सुनेंगे, हिंदुस्तान के किसी अखबार में छोटी सी खबर आ जाएगी। मैंने कहा उसे छोड़ दो, सीधे जनता के पास चले जाओ। इन हजारों लोगों को पता चल गया तो हर आदमी निगाह रखेगा कि अगली डेट पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर 10 लोगों को बताएगा, फिर नेताजी आपके मंच पे आएंगे, फिर आपसे वोट मांगेंगे, तो आप उनसे कहेंगे कि ये तुमने झूठ हमको बताया क्यों नहीं था भाई।
हम चिल्लाते, हम शोर मचाते, हम प्रधानमंत्री पे दबाव बनाते, हम गृह मंत्री पे दबाव बनाते, लेकिन आपने तो हमें बताया नहीं। ये अवेयरनेस इतनी चलाई आर्टिकल 35A की कि पहली बार 70 साल में एक राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 70 सालों से 370 की घुटी पिलाई जा रही थी। 2019 के चुनाव में बीच में मैनिफेस्टो जारी हुआ और उसमें पहली बार आया कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 भी हटाएंगे और 35A भी हटाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, बोलिए,